नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। उड़ान अकादमी हमेशा से छात्र हित में खड़ा रहा है। हमारे द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस वर्ष तथा आने वाले वर्षों में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के लिए मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के विश्लेषण की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें 2018 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के साथ सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों तथा अंकों के विवरण को समझने में आसानी हो तथा प्रतिभागी यह समझ सके कि मुख्य परीक्षा में उसे जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके सामने कितनी जगह होती है, साथ ही साथ उत्तर लेखन में किन बिंदुओं पर ज्यादा महत्व देना है, जिससे प्रतिभागी अधिकतम अंक प्राप्त कर अपने चयन की संभावना को बढ़ा सके। तो इस श्रृंखला के बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का भाग है। एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। जैसा कि आपको पता होगा, भाग 2 जो है वो 50 अंक का भाग है। अगर मैं प्रश्न पत्र 4 की बात करता हूं तो प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के विषयों को सम्मिलित किया गया है। भाग 1 75 अंक का है। अगर मैं भाग 3 की बात करता हूं तो भाग 3 में पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के विषय को सम्मिलित किया गया है। भाग 3 भी 75 अंक का होगा। अब भाग 2 की इंपॉर्टेंस क्या है तो समझेंगे इस बात को। जैसा कि देखा गया है, प्रश्न पत्र 4 का जो भाग 1 है, यहां से नंबर बहुत कम मिल रहे हैं। औसतन यहां पे 30 से 35 अंक ही मिल पा रहे हैं। तो अगर आप भाग 2 में 40 प्लस अंक या 45 प्लस अंक अर्जित करते हैं तो आपके प्रश्न पत्र 4 में जो अंक होंगे वो बेहतर हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 2 में प्रश्नों तथा अंकों का विवरण कैसा होगा। तो देखिए, भाग 2 में 2 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कुल 6 प्रश्न होंगे। कुल अंक कितने हो गए? 12। 4 अंक के जो प्रश्न होंगे वो कुल 3 प्रश्न होंगे। कुल अंक कितने हो गए? 12। 8 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल अंक कितने हो गए? 16। 10 अंक के आपके सामने 2 प्रश्न लिखे होंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक प्रश्न करना है। ठीक, इसका मतलब 10 अंक का आपको एक प्रश्न हल करना है। कुल अंक कितने हो गए? 10। इसका मतलब भाग 2 से कुल अंक आने वाले हैं 50। ठीक, यह हो गया प्रश्नों तथा अंकों का विवरण। अब अगर मैं बात करता हूं 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा क्या होगी, कितनी जगह दी गई होगी, तो इन बातों को उत्तर पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। ठीक, उसी प्रकार 4 अंक के लिए, 8 अंक के लिए और 10 अंक के लिए शब्द सीमा क्या होगी और कितनी जगह होगी, ये सारी बातों को उत्तर पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। अब मैं बात करता हूं भाग 2 के सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस में बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप इस सिलेबस से भली भांति परिचित होंगे। ये सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 का सिलेबस है ये। ठीक, चलिए आते हैं उत्तर पुस्तिका में। तो देखिए, उत्तर पुस्तिका में भाग 2 जो कि योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का भाग है। सबसे पहले देखिए खंड 1। खंड 1 में अधिकतम अंक क्या है? 2। शब्द सीमा क्या है? 30। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंक के प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा होगी वो होगी 30 शब्द। पहली बात। अब देखिए जगह कितनी दी रहेगी। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इसका मतलब 2 अंक के प्रश्न के लिए आपके सामने 4 लाइन दी गई होगी। अब बच्चों के मन में यह डाउट उठता है
कि हमारा अगर 4 लाइन में आंसर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, बीच में लाइन खींच दीजिए, आधा आप इधर पे लिख सकते हैं और आधा आप इधर पे लिख सकते हैं। अब तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। इसकी आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है, सफिशिएंट स्पेस होता है प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए। ठीक, अब देखिए यहां पे 2 अंक में 2 मिले हुए हैं। अगर आपका उत्तर सही आ रहा है तो आपको 2 अंकों के प्रश्न में कोई कटौती नहीं की जाएगी, आपको पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 2/5, 9/7, 7/13 एलसीएम पूछा है किसका? भिन्न संख्याओं का। अगर आपका उत्तर सही आता है तो आपको 2 में 2 अंक मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का। जो भी तरीका आपको पता है भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालने का, माध्यिका निकालने का, वो तरीका आप लिखिए। आपका उत्तर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम ऐसा ही लिखेंगे तो ही 2 नंबर मिलेगा। ठीक, एक जनरल प्रोसीजर जो होता है माध्यिका निकालने का या एलसीएम निकालने का, उसको लिखिए। ठीक, 2 में 2 अंक आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अनुपात का प्रश्न देखिए यहां पे लिखा हुआ है। उत्तर अगर आपका सही है तो आपको 2 में 2 अंक दिए गए हैं। जगह सफिशिएंट होती है, देखिए ये जगह भी छुटी हुई है, ये जगह भी छुटी हुई है। तो ऐसा नहीं कि 4 लाइन आपको दी गई है मतलब चारों लाइन पूरी भरनी है। मैथ्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। एक जनरल प्रोसीजर लिखेंगे क्वेश्चन का, जितना लाइन आता है उतना में लिखिए। अगर यह प्रश्न 2 लाइन में ही हल हो जाता तो 2 लाइन में करिए। अगर आपका उत्तर सही है, प्रोसीजर सही है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे ही। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रायिकता का प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें 0 अंक मिले हैं। क्यों 0 अंक मिले हैं? क्योंकि आप देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या था, 52 ताश की पत्ती में से 2 पत्ते या दृक्षया निकाले जाते हैं, दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता। तो बोला क्या है, दोनों के लाल रंग या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता, और यहां पे गुणा कर दिया गया है। इसीलिए ये प्रश्न क्या हो गया है, गलत हो गया है। पहला स्टेप ही गलत है, इसीलिए 2 में कितना नंबर दिया है, 0 नंबर दिया है। अगर पहला स्टेप ही गलत है तो आगे के तो पूरे स्टेप क्या होंगे, गलत ही होंगे। जनरली 2 नंबर में अगर आपका उत्तर गलत है तो 0 ही पकड़ाएगा आपको। तो कोशिश करेंगे 2 अंक के प्रश्न में सही उत्तर लाने की, जिससे आपके 2 में 2 अंक मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी अनुपात का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। आंसर अगर आपका सही आ रहा है तो 2 में 2 मिला है। अगला क्वेश्चन आपका लाभ और हानि का था। तो ये 2 अंक के आपके सामने 6 प्रश्न लिखे हुए थे। कुल अंक कितने, 12 अंक। शब्द सीमा प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 शब्द, और लाइन कितनी रहेगी आपके सामने देखिए, 4 लाइन रहेगी। आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खंड 2 में आते हैं। खंड 2 में अधिकतम अंक कितने हैं, देखिए 4 है, और शब्द सीमा क्या है, 60। इसका मतलब 4 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 60 शब्द। लाइन देखिए कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लगभग आपके पास 8 लाइन दी गई होगी। ठीक, क्वेश्चन देखिए, अनुपात का प्रश्न लिखा हुआ है। सॉल्यूशन लिखिए। अगर आपका उत्तर सही है तो आपके 4 में 4 अंक मिले हैं। देखिए कितनी जगह है। अगर आप इतना में नहीं कर पा रहे हैं, यहां लाइन खींचिए और यहां पे आप उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नंबर यहां पे नहीं कटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंक का पाई चार्ट बनाया है और प्रश्न पूछा है। सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए 4 में 4 अंक आपको मिले हैं। ठीक, एक और प्रश्न पूछा होगा 4 अंक का। ये देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से हल करें। मतलब 321 और 452 का गुणा करने बोला है वैदिक विधि से, और वैदिक विधि में भी कौन सा, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। अब यहां पे आपको लग रहा होगा 4 में 2 अंक क्यों दिया है सर। तो देखिए अगली लाइन में लिखा है प्राप्त उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें, लेकिन यहां पे उत्तर की जांच नहीं की गई है। उत्तर की जांच यहां पे नहीं की गई है, इसीलिए 2 अंक काट दिया है।
ये तो केवल गुणा करके उसको एक्सप्लेन किया गया है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से। अगर यहां पे उत्तर की जांच भी की गई होती तो 4 अंक यहां पे मिलते। अब अगला देखिए 8 अंक का प्रश्न। तो 8 अंक का जो प्रश्न होगा वो होगा खंड 3 में शब्द सीमा कितनी होगी 100 शब्द। तो 8 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 100 शब्द। देखिए कितनी लाइन आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 13 लाइन। तो आप लिख सकते हैं लगभग 13 लाइन आपको दी रहेगी 8 अंक के प्रश्न के लिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं इस लाइन के नीचे भी लिखा गया है, लेकिन आपकी कोशिश यह होगी कि इस लाइन के नीचे आप आंसर ना लिखें, इस लाइन के आगे आप आंसर ना लिखें और इस लाइन के पीछे भी आंसर को ना लिखें। यहां पे आंसर लिखा गया है, देखिए आंसर आया 30 जो कि सही था, तो 8 में 8 अंक मिले हैं। अगर आप इस लाइन के नीचे मतलब सीमा से आगे बढ़ गए हैं तो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहता तो यहां पे आपको 0 अंक भी दे सकता था, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। 2017 मुख्य परीक्षा की कॉपी मैंने देखी है गणित की, इस लाइन के नीचे लिखे गए हर प्रश्न के उत्तर में 0 अंक मिले हैं गणित में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वो आपकी किस्मत है कि 8 अंक आपको मिल गए, यहां पे 0 भी दे सकता था। तो ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस लाइन से नीचे आप उत्तर ना लिखें। औसत का प्रश्न है ये 8 अंक का। अगला प्रश्न देखिए 8 अंक का एक और पूछा गया था। लगभग 90% जो बच्चे थे उन्होंने इसका उत्तर गलत ही निकाला था या नहीं निकाला था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं P और R का मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। यही नाव 12 घंटे में P से Q तक जाकर वापस आ सकती है। इस नाव को R से P तक जाने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके मन में ऐसा कुछ आएगा कि भाई ये तो नाव और धारा का प्रश्न है। अब आप नाव और धारा के कॉन्सेप्ट सोचेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये नाव और धारा का प्रश्न ही नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सामान्य मानसिक योग्यता का प्रश्न बोल सकते हैं आप इसको। देखिए क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। P और R का मध्य बिंदु Q है, तो ये P ये R और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया Q। अब प्रश्न क्या बोला देखिए, P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। तो P से R तक जाने में जो समय है वो कितना है 16 घंटे 40 मिनट। और क्या बोला, यही नाव 12 घंटे में P से Q तक जाकर वापस आ सकती है। मतलब P से Q तक गई और वापस आई Q से P तक, कितने घंटे में 12 घंटे में। यही बोला है, P से Q तक गई और वापस आई 12 घंटे में। इस नाव को R से P तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब R से लेकर P तक जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए P से लेकर R तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगे और Q उसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब P से Q तक जाने में कितना लगेगा, इसका आधा मतलब 8 घंटा और 20 मिनट। तो आपको PQ मिल गया। PQ की वैल्यू को यहां रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, QP मिल जाएगा। PQ की वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या मिल गया आपको QP। QP कितना मिलेगा, 12 घंटे में 8 घंटे 20 मिनट को घटा दो तो आपको मिलेगा 3 घंटे और 40 मिनट। मतलब आपको मिल गया Q से P तक जाने का समय जो है वो है 3 घंटे 40 मिनट। तो जितना Q से P होगा उतना ही तो R से Q होगा। तो R से Q भी कितना होगा, 3 घंटे और 40 मिनट। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, R से P। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 7 घंटे और 20 मिनट। इतना आसान था ये प्रश्न, ठीक। लेकिन यहां पे नाव और धारा का कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे अपना, और अंक भी कितने हासिल करेंगे, 0। केवल आपको ये सब लिखना था इसमें। सामान्य मानसिक योग्यता का प्रश्न बोल सकते हो। तो 8 अंक के प्रश्न आएंगे कितने, 2। शब्द सीमा आपको दिख रहा है 100 शब्द, और लाइन करीबन आपके पास रहेगी 13 से 14 लाइन, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। तो खंड 4 जो है
इसमें अधिकतम अंक 10 हैं और शब्द सीमा कितनी 125। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, खंड 4 में 2 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न जो है ये डीआई का दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक, आंकड़ों की व्याख्या जिसको हिंदी में मैं बोलता हूं। उसमें भी क्या, टेबल का, टेबल मतलब तालिका या सारणी, सारणी का एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, ठीक। ये कुछ डेटा दिया है, उससे संबंधित आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 ये और अगला प्रश्न ये। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर होंगे। अथवा में क्या दिया है, गणित में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो आपका मन है, आप चाहें तो आप डीआई के क्वेश्चन को हल करिए, आप चाहें तो आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। ये इसके लिए स्पेस होगा, लगभग वही 13 से 15 लाइन रहती है यहां पे भी, ठीक है, लगभग 13 से 15 लाइन, मतलब जितना 8 अंक के लिए था उतना ही लगभग 10 अंक के लिए भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 अंक का प्रश्न। तो ये थी आपकी 2018 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका। अब एक बात समझेंगे, यहां पे कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं गणित में आर्यभट्ट के योगदान को लिखूंगा तो मेरे को 10 में कितना नंबर देगा, वो 5 नंबर 6 नंबर। ऐसा नहीं है। अगर आप टू दी पॉइंट लिखेंगे, योगदान पूछा है तो आप योगदान को ही लिखिए। आप उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक, ये सब लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप केवल योगदान पे ही फोकस करेंगे आर्यभट्ट के, तो आपको 10 में 10 अंक भी मिल सकते हैं। मैंने एक कॉपी देखी है 2018 मुख्य परीक्षा की, जिसमें आर्यभट्ट के गणित के योगदान में 10 में 10 अंक दिए गए हैं। उसने पॉइंट टू पॉइंट क्या किया था, योगदान को लिख दिया था। ना उसने जन्म बताया ना मृत्यु बताई, वो केवल हेडिंग डाला आर्यभट्ट का गणित में योगदान, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ऐसे करके उसने लिख दिया। 10 में 10 अंक भी मिले हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि थ्योरी वाला पोर्शन है नहीं उठाऊंगा मैं तो 5 से 6 नंबर ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस डीआई के प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको 10 में 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कुछ मिल जाए, तो आप इस डीआई के प्रश्न को उठाइए। अगर आपको लगता है कि यहां कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो आप क्या करिए, आप इस थ्योरी के प्रश्न को उठा सकते हैं। क्लियर है? अब समझिए, मुख्य परीक्षा 2018 में प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे गए। माध्यिका से एक प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, लस से एक प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, अनुपात से 3 प्रश्न पूछे गए, 2-2 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न, मतलब कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे गए अनुपात से। प्रायिकता से एक प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, लाभ हानि से एक प्रश्न पूछा गया 2 अंक का, आंकड़ों की व्याख्या डीआई से 2 प्रश्न पूछे गए, एक 4 अंक का और दूसरा 10 अंक का। मतलब कुल कितने अंक का डीआई से पूछा गया, 14 अंक का। वैदिक गणित से एक प्रश्न पूछा गया 4 अंक का। और देखिए, औसत से एक प्रश्न पूछा गया 8 अंक का। गणितज्ञों की जो जानकारी है वहां से एक प्रश्न 10 अंक का, और सामान्य मानसिक योग्यता से एक प्रश्न 8 अंक का। इस सामान्य मानसिक योग्यता में उस नाव वाले प्रश्न को शामिल किया हूं मैं, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं प्री का जो सिलेबस है, अधिकतर क्वेश्चन तो वहीं से आए हैं। ये प्री का है, सामान्य मानसिक योग्यता, औसत भी प्री का है। ये देखिए, आंकड़ों की व्याख्या, लाभ हानि, प्रायिकता, अनुपात, लस, सब कुछ तो प्री में आप पढ़ते हैं। जबकि मेंस के जो मेन आपके टॉपिक हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं आयकर, बैंकिंग, समानुपात, माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड, यहां से तो प्रश्न अच्छे पूछे ही नहीं गए हैं। जबकि ये तो मुख्य विषय हैं अगर देखा जाए भाग 2 के, ठीक। तो ऐसा नहीं कि इन्हीं चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पहला साल था पैटर्न चेंज होने के बाद का। आपको अधिकतम अंक अगर हासिल करने हैं तो आप जितना भी सिलेबस में लिखा गया है सारे पॉइंट को कवर करिए, अच्छी से तैयार करिए, तब आपके अधिकतम अंक भाग 2 में आ पाएंगे, ठीक। हो सकता है इस वर्ष आयकर की गणना से एक प्रश्न पूछ ले 10 अंक का, हो सकता है वो बहुलक से, माध्यिका से या माध्य से एक क्वेश्चन पूछ ले 10 अंक का, ठीक।
रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप देख ही नहीं रहे हैं यहां पे, रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप एक भी नहीं देख रहे हैं यहां पे। ये सामान्य मानसिक योग्यता वाला क्वेश्चन को मैं रीजनिंग में डाल दिया हूं, लेकिन है नहीं रीजनिंग का वो। तो ऐसा नहीं कि हर साल इसी चैप्टर से प्रश्न बनेंगे। सिलेबस को अच्छी से पढ़िए, उसके हर विषय को, जो भी टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर हैं, उनको अच्छी से तैयार करिए। अधिकतम अंक लाने की कोशिश करिए। 45 से ऊपर अंक आप आसानी से यहां पे ला सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूं आपको जो भी कंफ्यूजन होगा गणित विषय को लेकर मींस मुख्य परीक्षा में, वो दूर हो गया होगा। ठीक, अच्छी से तैयारी करिए और परीक्षा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।